हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम क्लास 12th की इलेक्ट्रिसिटी का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उसमें लेक्चर नंबर लेकर आए हैं 9, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे, टर्मिनल विभवांतर पढ़ेंगे और आंतरिक प्रतिरोध पढ़ेंगे। सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में एक प्यारा सा रिलेशन पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम संजय मिश्रा है, आप लोग पढ़ रहे हैं संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल ये होता क्या है, इसको मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए, वीडियो लंबी न हो जाए इसके लिए पहले लिख रखा है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है या निकाय है या सिस्टम है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आप लोग विद्युत सेल का नाम सुने होंगे। कुछ सेलें आती हैं जो टार्च में लगती हैं, कुछ बैटरी भी आती हैं जिनको हम बैटरी को भी सेल ही नाम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कई सेल छोटे छोटे जुड़ जाते हैं तो इसीलिए वो बैटरी बन जाती है। ठीक है, लिखा है विद्युत सेल में एक दरों में दो विभिन्न धातुओं की छड़ें होती हैं। यह दरों विद्युत अपघट्य कहलाता है एवं छड़ें इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। धनावेशित क्षण को धन टर्मिनल तथा ऋणावेशित क्षण को ऋण टर्मिनल। अब इसको हम लोग फिगर से समझेंगे कैसे होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ रखे होंगे कि जैसे मान लेते हैं कोई बैटरी है। ठीक है, ये कोई मान लेते हैं बैटरी है जो भी जैसी होती है, तो इसमें कुछ लिक्विड भरे होते हैं दरों। और दरों भरने के बाद इसमें दो छड़ें डाल दी जाती हैं, धातु की दो छड़ें डाल दी गई हैं। एक छड़ ये, तो होता क्या है कि बैटरी जब हम चार्ज कर लेते हैं या सेल जब लेकर आते हैं तो कुछ सेल आपको, जैसे इस बार जो सिलेबस में आपके 2020 और 21 में है, ये विद्युत सेल के बारे में नहीं दे रखा है, लेकिन विद्युत सेल का प्रतिरोध दे रखा है, इसका संयोजन दे रखा है, लेकिन विद्युत सेल को हटा दिया है। बड़ा अच्छा काम किया है, हेडिंग को हटा दिया लेकिन उसका यूज दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए हम केवल पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन वरना विद्युत सेल के प्रकार भी पढ़ाते हैं, कितने प्रकार का होता है, कौन कब काम आता है, कैसे, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखेंगे कि जो हमारा, जैसे ये जो द्रव भरा हुआ है इसका नाम देंगे विद्युत अपघट्य, सॉरी विद्युत अपघट्य। हाँ, इस द्रव को क्या नाम देते हैं, विद्युत अपघट्य नाम देते हैं। और होता क्या है कि जब इसमें आवेशित रहते तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन करते क्या, जैसे मान लीजिए इससे बाहर हम एक बल्ब या पंखा लगा दिए, बैटरी से एक तार से जोड़ दिया गया है, ये मान लेते हैं बाहर जो परतों लगा वो करंट चला रहे हैं। तो होता क्या है कि जो इस पर मान लेंगे धनावेश है, कैसा आवेश है, धनावेश। इस पर कैसा होगा, ऋणावेश। तो जो धन आवेशित है उसको हम धन टर्मिनल कहेंगे। क्या कहेंगे, धन टर्मिनल। आपको लिख रखा मैंने, इसका नाम क्या होगा, धन टर्मिनल। और इसका नाम क्या होगा, ऋण टर्मिनल। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जब हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, मतलब जोड़े ना, कोई तार कोई प्रतिरोध लगा भी दे तो उसकी कुंजी को हम बंद ना करें, इस कुंजी को के को बंद ना करें तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो उस समय जो हमारा सेल जो हम चार्ज करा लेकर आते हैं तो उस समय उसका एक पोटेंशियल होता है, एक वोल्टेज होता है, कितना वोल्ट इस समय है। उस जो वोल्टेज को, यानी बिना धारा प्रवाह के जो हमारे बैटरी का वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है, उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या नाम देते हैं, ईएमएफ। अभी आगे आपको हेडिंग पढ़ाएंगे, ईएमएफ नाम देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, हिंदी में बोले विद्युत वाहक बल। ठीक है, यदि हम इसमें धारा प्रवाहित करने लगते हैं उसके बाद जो इन दोनों सिरों के बीच का वोल्टेज होगा, अंदर की वोल्टेज छोड़ दीजिए, जो दो सिरों के बीच का वोल्टेज होगा उसी को अभी बताएंगे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या नाम देते हैं, टर्मिनल विभवांतर नाम देते हैं। ठीक, तो विद्युत सेल होता क्या है, एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। वो लिक्विड कैसा होता है ये आप रसायन विज्ञान में पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। दो धातु की छड़ें लगाए थे, एक को एनोड कहते हैं, दूसरे को कैथोड कहते हैं। मतलब एक धन आवेशित होता है, दूसरा ऋणावेशित होता है। धन आवेशित को धन टर्मिनल कहते हैं, ऋणावेशित को ऋण टर्मिनल कहते हैं। और जब इससे हम कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ये धनावेश है, तो इधर से करंट इधर जाएगा, धनावेश ऋणावेश की ओर जाएगा। मान लीजिए सर्किट बंद है, ये करंट इधर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है।
अच्छा, ये जो बैटरी है ये इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को या आवेश को अपने ओर संचित कर रखा है। क्या कर रखा है? संचित, इकट्ठा है उसमें, और वो इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर रहा है। जैसे हमारी सर्किट क्लियर होती है, मतलब कंप्लीट होती है, तो इलेक्ट्रॉन चल पड़ते हैं। चलते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? अपनी एनर्जी को भरपूर लेकर जाते हैं और आराम से यहाँ पर बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी फ्रिज जो भी चलाना है उसको चलाते हैं। और उसको चलाने के बाद उनकी एनर्जी क्या होती है? उनका पोटेंशियल लॉस हो जाता है, उनका जो वोल्टेज है वो क्या होता है? खत्म हो जाता है, उनकी ऊर्जा खत्म हो गई। ऊर्जा जैसे खत्म हो गई फिर दौड़े दौड़े अपने घर चले आए। यहाँ से क्या किए? इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से मूव कर गए। अब जब बैटरी के अंदर से मूव किए तो फिर चार्ज हो जाते हैं, मतलब फिर ऊर्जा ले लेते हैं। बिल्कुल समझ लीजिए कि आए घर पे, कुछ एनर्जी लिए, फिर चल पड़े अपनी जर्नी पर, अपनी यात्रा पर गए, फिर इसको चलाए, फिर चले आए। तो ऐसे चलता रहता है, यही सर्किट हमारी कंप्लीट होती है। और चलते चलते ये कंडीशन ये आती है कि ये बैटरी का ऊर्जा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ले जाकर ख़त्म कर देते हैं। उस समय हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये हमारे पूरे बैटरी का सर्किट रहता है, ठीक है। यानी हम ये बात करें कि बैटरी के बाहर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से होता है? तो ऋण टर्मिनल से धन की ओर, और उसके अंदर बैटरी के तो धन से ऋण की ओर। यदि हम पूछें कि बैटरी के बाहर धन, जो करंट का प्रवाह होता है वो किधर से होता है? जो धारा प्रवाहित होगी वो धन से माइनस की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर। अरे भाई, ये प्लस वोल्टेज है, माइनस वोल्टेज हम मान लें कि ये 10 वोल्ट है और ये -3 वोल्ट है, तो हाई वोल्टेज तो यही हुआ ना। तो करंट किधर से फ्लो करेगा? हाई वोल्टेज पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन जब अंदर आएगा तो इधर लो से हाई की ओर मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसके बीच में जाएंगे तो इसको अपने आप को चार्ज करेंगे, अपने आप को एनर्जी फुल करेंगे। जब एनर्जी उनकी स्टोर हो जाएगी फिर चले जाएंगे अपना आवेश देने। इस तरह से हमारी पूरी की सर्किट कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसमें 2-3 फैक्ट और आएंगे। अंदर आंतरिक प्रतिरोध आएगा, टर्मिनल विभवांतर आएगा और पूरे सेल का विद्युत वाहक बल आएगा, ठीक है। इन 3 चीज़ों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, उसके बाद संबंध पढ़ेंगे, ठीक। क्लियर हुआ? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हेडिंग समझ में आया होगा, ठीक है। ना समझ में आया तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि कमेंट ना कर सकें 2-3 बार देखेंगे तो अवश्य समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगला हेडिंग जो हमारा होगा विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, शॉर्टकट में ईएमएफ कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, शॉर्टकट में ईएमएफ बोलते हैं। अब ये होता क्या है, इसको समझिए पहले। जैसे मान लेते हैं कोई एक बैटरी है, अभी आपको मैंने बता भी रखा है, इसमें विद्युत अपघट भर रखे हैं, 2 छड़ें हैं, एक छड़ ये है, एक छड़ ये है, एक का नाम इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है, एक का नाम एनोड है। तो मान लेते हैं इससे हम कोई सर्किट कंप्लीट कर दें, तो जो आवेशों का प्रवाह होगा, करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो होगी। तो इस समय इसकी बैटरी का जो हम वोल्टेज है, सॉरी कुंजी को या परिपथ को कंप्लीट ना करें, परिपथ को क्या कर दें? ओपन कर दें। परिपथ हमारा क्लोज नहीं होगा, बंद ना हो, उस समय का जो दोनों टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर होगा, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। यानी जब किसी परिपथ या जब किसी बैटरी के परिपथ को बंद ना रखें या क्लोज ना करें, तो उस समय जो या बंद ना करने पर सेल के टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर होगा, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि जो पहले इस पर था वो धन पर था 8 वोल्ट का, और माइनस पर था -3 वोल्ट का। तो हम ये कह दें कि दोनों का अंतर कितना होगा। तो जो विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से लिखेंगे, और अंतर निकालने के लिए करना क्या पड़ता है? माइनस करना पड़ेगा। तो 8 + 3 बोले तो 11 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा, जब हम बैटरी वगैरह लाने जाते हैं तो हमें ये मिलता है कि भैया कितनी वोल्ट की बैटरी चाहिए। मतलब उस समय जो वोल्टेज जो पूछता है वो विद्युत वाहक बल का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विद्युत वाहक बल पूछता है। विद्युत वाहक बल हम लेकर आते हैं कि कितने वोल्ट की बैटरी है, उस समय क्या लेकर आते हैं? ईएमएफ लेकर आते हैं। तो वो हमें कन्फर्म रहता है कि मान लीजिए हम 12 वोल्ट की बैटरी लाए हैं तो 12 वोल्ट की होगी। लेकिन जब हम उसकी सर्किट कंप्लीट कर देंगे तो धीरे धीरे वोल्टेज चार्ज रहता है, धीरे धीरे घटने लगता है। लेकिन जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चार्ज करने के बाद उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्लियर?
तो ये हमारा विद्युत वाहक बल होता है। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जब किसी सेल या बैटरी के परिपथ को बंद खोले ओपन रखते हैं या बंद ना करें, परिपथ बंद ना करें, अर्थात उसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो, तो उस समय टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो लिखेंगे जब किसी सेल के परिपथ को खुला रखें, क्या करें, ओपन रखें, तो उस समय टर्मिनलों के बीच का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अच्छा समझिए, यानी जब इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा तो क्या कोई करंट, जब सर्किट हमारी मान लेते हैं ओपन है, तो क्या कोई करंट का लॉस होगा, कोई विभवांतर का लॉस होगा, नहीं होगा। तो जितना मान लेते हैं, इधर 5 वोल्ट है, इधर -3 वोल्ट है, दोनों का जो अंतर आएगा यानी 8 वोल्ट आएगा। अरे अंतर कैसे निकालेंगे, एक बार -100 लगाएंगे तभी तो ये प्लस होगा, समझ लीजिए ऐसा होता है। तो हम कह देंगे जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो प्लस पर और माइनस पर कितना वोल्टेज है दोनों का अंतर बताता है, ठीक है। यानी नेगेटिव वाले चार्ज का और माइनस वाले चार्ज का अंतर निकाल लें, तो ये 5 है और ये -3 है, तो 5 3 8 वोल्ट की हमारी बैटरी है। यानी हम यदि 8 वोल्ट की बैटरी ला रहे हैं तो उसका हम विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विद्युत वाहक बल। अच्छा, ये विद्युत वाहक बल को क्या करते हैं, इसका एक डिफिनेशन और लिखिए। और क्या होता है, ये तो मान लीजिए सर्किट हमारी कंप्लीट है। अब हम इसका डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, वैसे अपने यूपी बोर्ड में इसी लेवल का दे रखा है, सब सर्किट कंप्लीट होती है। तो सुनिए, जब किसी आवेश को, मान लीजिए कोई एकांक आवेश ले लें, क्यू आवेश या क्यू आवेश ले लें, क्यू आवेश धन आवेश, और इसको यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक लेकर जाएं, यहाँ से स्टार्ट करें, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर आएँ, यानी सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो उसका विद्युत वाहक बल बतलाएगा, ठीक है। यानी ये किसी बैटरी में एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित मतलब यहाँ से निकालें तो यहाँ से यहाँ तक लेकर आएँ, फिर यहीं तक लेकर आएँ, हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, जो बैटरी जितना कार्य करेगी वो उसका विद्युत वाहक बल कहलाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में सेल द्वारा किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा, किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। यानी यदि किसी एकांक आवेश को हम सेल सहित पूरे सर्किट में फ्लो कराएं तो हमारी जो बैटरी जितना वर्क करेगी वो वर्क क्या कहलाएगा उसका। अब हम क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल जो होगा, ईएमएफ जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग कैपिटल ई से लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बता रहे हैं, वो स्केलर क्वांटिटी थी, सदिश राशि थी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी थी, ये हमारा स्केलर है। तो किया गया कार्य बटा आवेश, यानी हम इसका लिख सकते हैं इसमें कि यदि क्यू आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने किया गया कार्य डब्लू हो, ऐसा थोड़ा बना के लिख दिए क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा ज़्यादा जगह। तो यदि क्यू आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में
ले जाने में किया गया कार्य W हो तो विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? वही जो विभवांतर का होता है, मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल का फार्मूला आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? यानी जो हम विद्युत वाहक बल जब हम बैटरी या सेल लाने जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम सेल लेकर आए तो ये टार्च में सेल लगते हैं, इनमें लिखा था 1.5 वोल्ट। अब 1.5 वोल्ट क्या रखता है? उस समय तो हम कोई सर्किट तो उसमें जोड़ते नहीं, बल्ब तो जलाते नहीं, टार्च तो जलाते नहीं, तो उस समय जो उसका 1.5 वोल्ट लिखा है वो उसका विद्युत वाहक बल लिखा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा है। क्या लिखा है? विद्युत वाहक बल, क्योंकि कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उसे हम विद्युत वाहक बल, यानी जब सर्किट में हमारी कोई करंट प्रवाहित ना हो रही है, कुंजी हमारी खुली हो, ओपन हो, स्विच ऑन ना हो, उस समय जो इसका वोल्टेज होगा, इस बैटरी का विभवांतर होगा दोनों सिरों के बीच, वो हमारा क्या होगा? विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, अब किसी बैटरी को हम सांकेतिक रूप में लिखते कैसे हैं? मात्रक वोल्ट होगा, ध्यान रखिएगा। संकेत के रूप में जो बैटरी को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और यहां पर ई, ये विद्युत वाहक बल दे रखा है तो ई से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई से। अच्छा, अभी इसमें एक हल्का फुल्का आंतरिक प्रतिरोध भी आ जाएगा, तो ज़्यादा क्लियर है कि इस तरह से आप अभी से समझ लीजिए, ज़्यादा ठीक होगा। ये बैटरी का इस्तेमाल आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, अभी इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये हमारा विद्युत वाहक बल का या किसी बैटरी का संकेत होता है। बैटरी को संकेत रूप में ऐसे ही हम लिखेंगे। आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मान लेते हैं तो आर को नहीं लिखते हैं, वरना ऐसे ही लिखा जाता है। क्लियर? तो अभी तक हम लोग बैटरी के जगह यहाँ पर वी लिख देते थे, लेकिन अब वी ना लिखकर क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। ई क्या होगा? सेल का विद्युत वाहक बल होगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करेंगे, उसके बाद फिर अगला हेडिंग लेंगे, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, कुछ पॉइंट और देख लीजिए इसमें। यदि पूछा जाता है कि बैटरी के बाहर जो है, जो बैटरी के बाहर करंट का फ्लो किधर से होगा, तो धन दिशा से ऋण टर्मिनल की ओर। ठीक है, तो लिखेंगे बैटरी के बाहर धारा का प्रवाह पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। लेकिन बैटरी के अंदर जो होगा, बैटरी के अंदर जो धारा का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होगा। ठीक है, यानी बैटरी के बाहर जो हमारा करंट होगा वो प्लस से माइनस की ओर जाएगा और बैटरी के अंदर माइनस से प्लस की ओर जाएगा। ये इस तरह से हमारा परिपथ होता है। अब इसमें एक आ जाए कि विद्युत वाहक बल कौन सी राशि, अदिश या सदिश, या एक चीज और, जैसे ये पूछा है कि क्या सभी सेलों का विद्युत वाहक बल बड़ा समान होता है? नहीं, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान नहीं होगा। ये जो होगा अलग अलग सेलों की प्रकृति के अनुरूप, यानी जैसे सेल है तो उनका अलग अलग जैसा नेचर होगा, उनका विद्युत वाहक बल भी अलग अलग होगा। तो इसको भी एक पॉइंट नोट कर लेंगे कि अलग अलग सेलों के प्रकृति के अनुरूप उनका ईएमएफ भी अलग अलग होता है, परंतु यदि उनके नेचर, प्रकृति, क्वालिटी समान है तो विद्युत वाहक बल समान होगा। क्लियर? पूछा जाए क्या कभी इसका विद्युत वाहक बल घटता बढ़ता है? नहीं, विद्युत वाहक बल हमेशा नियत रहता है। सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा नियत रहता है, यदि घटता होता है टर्मिनल विभवांतर घटता है। क्लियर? तो ये भी नोट हो गया होगा। नोट हो गया? चलिए नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, जो हमारा अगला हेडिंग है वो है टर्मिनल विभवांतर है। ये क्या होता है लिखा, पहले इसको समझ लीजिए। ऐसे मान लीजिए कोई बैटरी है, वही जो अभी से बनाते चले आए हैं। इसमें दो टर्मिनल हैं, एक धनायन एक ऋणात्मक है। एक को हम एनोड बोलेंगे, एक को कैथोड बोलेंगे, धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल। तो होता क्या है कि यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ पर कोई टीवी, पंखा, फ्रिज कोई भी प्रतिरोध लगा दिए, तो मान लीजिए क्यू आवेश को या आई धारा को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, केवल इस सिरे से यहाँ तक लाने में, वाय परिपथ में ले जाने में क्या लिखा, एकांक धनावेश को बैटरी के धन टर्मिनल से, धन टर्मिनल से
ऋण टर्मिनल तक ले जाने में बैटरी द्वारा आवश्यक ऊर्जा टर्मिनल विभवांतर कहलाएगी। मतलब आवेश को केवल यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा, वही हमारा क्या कहलाएगी? टर्मिनल विभवांतर कहलाएगी। अब हम ये मान लेंगे कि प्रतिरोध कैपिटल आर है, प्रवाहित धारा आई, तो जो टर्मिनल विभवांतर होगा V इक्वल टू W/Q, ये आ जाएगा। ये कौन सा टर्मिनल विभवांतर आएगा, ठीक है। तो वही हमने लिखाया है कि एकांक आवेश को या किसी Q आवेश को धन परिपथ के बाहर या बाह्य परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, या धन टर्मिनल से बाह्य टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को बैटरी के बाह्य परिपथ में, ऐसा लिख दीजिए, बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक ले जाने में बैटरी द्वारा आवश्यक ऊर्जा जो होगी वही टर्मिनल विभवांतर कहलाएगी। और हम V टर्मिनल बराबर कार्य बटा आवेश से लिखेंगे। क्लियर? ये कौन सा कार्य है? बाहर का, बाह्य कार्य है, जो यानी बाहर तक जो ले जाएंगे। और ये प्रतिरोध हमारा R हो, I धारा प्रवाहित हो, तो V बराबर क्या होगा? ओम के नियम से I/R, ठीक है। इस परिपथ में या यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R व परिपथ में प्रवाहित धारा I हो, तो टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू क्या आ जाएगा? I इंटू R आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पूछा जाए कि मान लीजिए कोई सर्किट चल रही है, तो क्या इसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा या कम होगा? चलो इतना नोट को तो आगे बता रहे हैं, नोट कीजिए जल्दी, नोट कीजिए फास्ट। चलिए बच्चों, जो अगला हेडिंग होगा वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। होता क्या, इसको समझिए। फिर वही सेल या बैटरी, मान लेते हैं एनोड है, कैथोड धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल। तो बाहर क्या होगा? किसी पंखे को चलाने के लिए करंट जो है वो प्लस से माइनस की ओर जाएगी, तो उस समय इस तार के साथ साथ इसका भी प्रतिरोध लगता है, मान लेते हैं कैपिटल R प्रतिरोध लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब बैटरी का जो धारा होता है, करंट होता है, या मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, कोई आवेश होता है, बैटरी के अंदर माइनस से क्या होगा? प्लस की ओर जाना चाहेगा, जाएगा नहीं जाएगा? जब इधर जा रहा होगा, जो इसका घोल है, लिक्विड है, विद्युत अपघट तरल है, वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, और वही प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध लिखें तो लिखेंगे किसी सेल में उपस्थित किसी सेल में उपस्थित दरों लिख दें या विद्युत अपघट द्वारा दरों द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, आंतरिक प्रतिरोध को किससे लिखेंगे? अब मानेंगे, माना बैटरी के अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है, तो न, इसको नहीं मानेंगे, इसको कोई जरूरत नहीं है अभी। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से लिखेंगे। आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो किससे लिखेंगे? स्मॉल r से लिखेंगे। अब इसमें कुछ नोट करके लिखेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होंगे। इसको मैं लिखा रहा हूँ शॉर्टकट में, थोड़ा देखिए, समझ लीजिए इधर पहले। आंतरिक
प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। पहला पॉइंट सुनिए भैया, ये जो बैटरी बनती है थोड़ा इसके बारे में समझिए। तो अंदर कई छोटी छोटी प्लेटें लगी होती हैं। आप कभी बैटरी खोल कर देखिए तो अंदर अंदर प्लेटें लगी होती हैं। तो प्लेटों का क्षेत्रफल भी होता होगा, मतलब बैटरी की बड़ी बड़ी प्लेटें होंगी, उनके बीच की दूरी होती है। तो सुनिए, यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, प्लेट का क्षेत्रफल ये बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा, सॉरी आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। और जब आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा तो धारा ज़्यादा प्रभावित होगी। इसीलिए बड़े प्लेटों की बैटरियां यानी बड़ी बैटरियां ज़्यादा धारा देती हैं, ज़्यादा टिकाऊ होती हैं। दूसरी बात, प्लेटों के बीच की दूरी यदि हम बढ़ा देंगे, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे दूरी बढ़ाने से स्मॉल आर हमारा बढ़ जाता है। यानी हम ऐसा शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे तो स्मॉल आर भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए देखिए जो लोकल क्वालिटी कंपनी की बैटरी आती हैं उनमें कम प्लेटें लगाई जाती हैं, सस्ती जाती हैं तो उनके प्लेटें दूर दूर होती हैं, इसीलिए वो कम करंट देती हैं, कम टिकाऊ होते हैं। लेकिन अच्छी कंपनी की बैटरियाँ रहती तो साइज में उतनी बड़ी हैं, लेकिन प्लेटें पास पास डाल दी जाती हैं, ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं, इसलिए ज़्यादा धारा देती हैं। दूसरी बात यह है कि जो अंदर विद्युत अपघट है उसकी सांद्रता यानी गाढ़ापन बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी धारा कम हो जाएगी। तो दरों की सांद्रता बढ़ने से प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। अगला पॉइंट यह होता है कि यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कुछ नॉर्मली घट जाता है। ठीक है, यानी ताप बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध कम होता है, घटता जाएगा। यानी बैटरी थोड़ी गर्म हो जाती हैं तो जल्दी करंट देने लगती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो बस आज इतना ही पढ़ेंगे। अगला लेसन हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, गुड बाय।